आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम शशि कुमार और आप सबका हमारे चैनल एकेडमिक शाला में स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है और इसका क्रिएशन और फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले इस बात को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स अर्थात अंग, जिसके जरिए यूनाइटेड नेशन अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए सारे एक्टिविटीज को करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी इतिहास की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध के बाद से मिलती है। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्र विवश हुए, इस बात को लेकर चिंतित हुए कि हमें ऐसे एक संस्थान की जरूरत है जो भविष्य में इस तरह के विश्व युद्ध को फिर से होने से रोक सके, यानी ऐसी स्थिति को पनपने ना दे। इसके लिए एक संगठन जिसमें सारे राष्ट्र का, सारे नेशंस का सहमति हो, ऐसा कोई संगठन हो। तो उसके मद्देनजर लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, यानी लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म किया गया। बट लीग ऑफ नेशन भी अपने पर्पस को फुलफिल करने में असफल रहा, यानी इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने में वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगेन 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 टू 45 के बीच में, जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के आसपास, जब वो 1945 में जब वो एंड होने लगे, मतलब इनिशियल शुरुआती महीनों में ऐसा फिर से जरूरत समझ में आया कि हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो फिर से ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सके। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक पावर्स आ चुकी थी और नेशंस इतने एडवांस हो चुके थे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति कभी बनती है तो इट विल बी डेंजरस नॉट ओनली फॉर अ सिंगल और 2 और 3 नेशंस, बट ये पूरे के पूरे प्लेनेट के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज अभी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। सो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति ना बने, इसके मद्देनजर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1945 में। अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट के रिकमेंडेशन पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है। स्टैब्लिशमेंट डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 है। ये स्टैब्लिश होने से पहले कुछ प्रोसेसेस होती है, यानी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो अप्रैल 1945 में जब ऐसा लगने लगा कि अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, हमें आवश्यकता है कोई ऐसे संगठन की जो ऐसी भयावह स्थिति फिर से उत्पन्न होने ना दे। तो उसके लिए अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रियों की एक मीटअप हुआ, मतलब मुलाकात हुई कह सकते हैं, जो कि जून में जाके फाइनलाइज हुई एक चार्टर के रूप में। चार्टर इज अ सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, या डिसीजंस दैट वाज, जो कि बनाया गया या लिया गया अप्रैल के मीटिंग में। जो डिसीजंस लिए गए जून में, वो चार्टर के फॉर्म में दिखे। इसमें 50 कंट्रीज ने साइन किया और आगे चल के 51वां कंट्री यानी 51st कंट्री पोलैंड बना, जिसने इस चार्टर को साइन किया। धीरे धीरे अदर कंट्रीज को भी, किसी को विलिंगली तो कोई फोर्सफुली, इसमें शामिल हो गए यूएनओ में। और 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, यानी अपना क्रियान्वयन शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया। 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ज्वाइन कर लिया यूएनओ को। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया यूएनओ को ज्वाइन करता है। बड़ा नेचुरल था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री एंड इंडियंस आर वेरी पीसफुल, सो दैट्स व्हाई यूएनओ जैसे संस्थान को में जुड़ना
उसके लिए नेचुरल था। सो ये हो गई बात कि हिस्ट्री ऑफ द यूएनओ, यूएनओ कैसे बना। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि यूएनओ के ऑर्गन्स क्या है, या यूएनओ में क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके पर्पस क्या है। सो आइए देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री देखने के बाद अब हम लोग इसके पर्पस और फंक्शनैलिटीज की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। विभिन्न देशों के बीच में शांति कैसे स्थापित हो सके और उनकी सुरक्षा कैसे हो सके। जैसे एक कहावत है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। सो देशों में भी ये नेचर होते हैं, कुछ देश विस्तारवादी होते हैं, तो छोटे छोटे देशों की सुरक्षा भी एक तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, पर्पस है। सो आगे देखते हैं। पर्पस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशन एंड कॉपरेशन, यानी दो देशों के बीच में दोस्ताना रिश्ते हो और आपसी सहयोग हो। तो ये इस्टेब्लिश करना मेन पर्पस था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2019 के डेटा के अनुसार 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसमें जो लेटेस्ट कंट्री है, यानी सबसे नया कंट्री जो ऐड हुआ है, वो है साउथ सुडान। एक्चुअली सुडान पहले से ही यूएनओ का मेंबर था, बट जब सुडान का बंटवारा हुआ साउथ एंड नॉर्थ में, तो साउथ सुडान अलग से एक मेंबरशिप लिया यूएनओ का। दैट्स व्हाई द लेटेस्ट कंट्री टू टेक द मेंबरशिप ऑफ यूएनओ इज साउथ सुडान। यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, बट वही लैंग्वेजेस जो फॉलो होते हैं यूएनओ में, वो 6 लैंग्वेजेस है। 6 लैंग्वेजेस हैं: अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ACEFRS, A से अरबिक, नॉट अमेरिकन। अमेरिकन इज नॉट एन लैंग्वेज, नॉट अ लैंग्वेज। अमेरिकन लैंग्वेज थोड़ी है, अमेरिकन तो इंग्लिश ही बोलते हैं ना, तो लैंग्वेज इज इंग्लिश। A फॉर अरबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, R से रशियन, S से स्पेनिश। जिसमें से इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी इन 6 लैंग्वेजेस को मान्यता तो प्राप्त है, बट जो उनके वर्कआउट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो इन दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होती है, इंग्लिश और फ्रेंच में। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में जिस जमीन पे अबाउट 17 एकड़ है शायद वो, जिसपे यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, उस पे अमेरिका का कोई राइट नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, यानी सभी देशों का उस पर हक है, वो अमेरिकन प्रॉपर्टी नहीं है। सो हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क। आगे बात करते हैं फ्लैग के बारे में। तो जो यूएनओ का फ्लैग है, उसका बैकग्राउंड हल्का नीला कलर का है, और बीच में एक एम्बलम है जिसमें 3 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कोसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर पे 3 अलग अलग साइज के सर्कल्स, यानी जिनका केंद्र बिंदु सेम हो, 3 सर्कल्स इनके एम्बलम के सेंटर पे है। और बीच वाले सर्कल के अंदर वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और इसको 2 जैतून के ब्रांचेस से घिरा दिखाया है, जिसको ओलिव ब्रांचेस कहते हैं हम लोग। वो शांति का निशानी है दरअसल। तो ये है एम्बलम एंड द फ्लैग ऑफ द यूएनओ। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं। तो यूएनओ के मेनली 6 ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में महासभा के नाम से जानते हैं। सबके बारे में लिखेंगे। पहला है जनरल असेंबली, जिसे महासभा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। तीसरा है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा है इकोसॉक, इकोसॉक मीन्स इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक सामाजिक परिषद। इसके बाद एक है जो निष्क्रिय है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल।
और एक है जो इम्पोर्टेंट, वो है सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो ट्रस्टीशिप जो है वो अभी सस्पेंडेड है सिंस 1994, यानी 1994 से वो सस्पेंडेड है। क्यों है, उस पर बात करते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं, जिसके जरिए वो अपने एक्टिविटीज को पूरा करते हैं और अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं। 6 ऑर्गेनाइजेशंस में है, फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, महासभा, सचिवालय जिसको सेक्रेटरीट कहते हैं, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉपरेशन काउंसिल, यूएनएससी, सुरक्षा परिषद, आईसीजे, कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल दैट इज न्यास परिषद। सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे, बट अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जस्ट। पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। तो आइए जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ का पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में हम महासभा के नाम से जानते हैं। हर एक देश में पार्लियामेंट होती है, हर एक देश में नहीं कह सकते, बट जहाँ पार्लियामेंट्रियन व्यवस्था है यानी संसदीय व्यवस्था है, वहाँ देश का एक पार्लियामेंट होता है जहाँ पे देश के विभिन्न इश्यूज, विभिन्न मसलों पे चर्चाएं होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट है विच इज कॉल्ड महासभा, या उसे जनरल असेंबली के नाम से हम लोग जानते हैं। जनरल असेंबली में 193 यानी 193 सदस्य देश हैं मौजूदा स्थिति में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यानी जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। एक्चुअली जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। सिर्फ आईसीजे को छोड़कर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर, जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ आईसीजे का हेडक्वार्टर हेग यानी नेदरलैंड में है। हेग इज इन नेदरलैंड। 193 सदस्य देश हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और मीटअप इनका जो होता है, यानी साल में एक बार ये मिलते हैं, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, सितंबर से दिसंबर के बीच में, और ये काफी मीडिया अटेंशन भी लेता है, सबको पता होगा। किसी भी देश से कम एक सदस्य को तो जाना ही है, मैक्सिमम 5 लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके मीटअप में। बट एक कंट्री को एक ही वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग सदस्य हैं तो 5 वोट दे दो, ऐसा नहीं। एक कंट्री एक वोट, इस बेसिस पे कह सकते हैं कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड करता है, यानी अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, सबके लिए एक ही वोट है, मतलब सबकी मान्यताएं बराबर है। तो ये इक्वलिटी को शो करता है, बट इन रियलिटी इतना भी इक्वलिटी यूएनओ में नहीं है, उसकी बातें अलग है, वो कभी और होगी। वन कंट्री वन वोट। नाउ जनरल असेंबली का काम क्या है? तो बजट को पेश करना, पारित करना। बजट किस लिए? अगर इसको वर्ल्ड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चलाने हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ मनी, फाइनेंस एंड बजट। उसको अरेंज करना, उसको पास करना, दिस इज द वर्क ऑफ जनरल असेंबली। और दूसरा कि कोई नया मेंबर अगर ऐड होना चाहता है तो उसके लिए वोटिंग करवाना। 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है कोई भी इशू, तो वो एक्सेप्टेड है। बजट, न्यू मेंबर्स एंड मेनी मोर थिंग्स जो इसके फंक्शंस में आते हैं जनरल असेंबली के। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में यूएनएससी कहते हैं, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ना है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, यानी 15 कंट्रीज इसके सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी 5 अस्थाई सदस्य हमेशा के लिए हैं, और 10 अस्थाई सदस्य हैं, जिसमें कभी कभी भारत भी बनता है। जो अस्थाई सदस्य हैं यानी परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से है ABCRF। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, R फॉर रशिया एंड फ्रांस। दिस इज
तो ये 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, और 10 देश जो हैं उनका टर्म 2-2 साल का होता है, यानी 2 साल के बाद उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। जापान सबसे अधिक बार टेम्पररी मेंबर बोलेगा तो अस्थायी सदस्य बना है 10 बार, और इंडिया 7-8 बार बन चुका है अभी तक 2019 के डेटा के अनुसार। सो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मीटअप 14 दिन में एक बार होता है, यानी इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो 14 डेज में एक बार मिलते हैं। और इनके पास है वीटो पावर, इन 10 के पास नहीं है, इन 5 के पास है, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस के पास है वीटो पावर, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। निषेधाधिकार कहने का मतलब है कि मना करने का शक्ति, यानी मना कर देना है किसी चीज पे। हाँ करने से वो चीज होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है, बट इफ यू से नो इट जस्ट मीन नो। तो अगर कोई इशू सामने आता है और इन 5 मेंबर कंट्रीज में कोई भी एक, वेदर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, रसिया हो, फ्रांस हो, कोई भी एक कंट्री अगर उस पर्टिकुलर मुद्दे पे ना कहता है तो इट मीन्स वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है। अमेरिका हाँ कह दे लेकिन ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस में कोई एक भी ना कह दे तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होगा। दैट इज वीटो पावर। किसी के हाँ कह देने से वो चीज होगा जरूरी नहीं है, बट किसी के ना कह देने से वो चीज तो नहीं ही होना है। दैट इज वीटो पावर या निषेधाधिकार। तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के बारे में। तो सेक्रेटरीट यानी सचिवालय का काम है कि जो भी प्रशासनिक कार्य हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कआउट्स हैं उसको कैसे किया जाना है, उसका लिखा पढ़ी यानी हिसाब किताब कैसे रखना है, डेटाज रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ों को कैसे स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ें सचिवालय में चलती हैं। यानी यूएनओ का जो एक तरह का फंक्शनिंग है, लाइक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज इन बॉडी, उसी तरह से सेक्रेटरी या सचिवालय जो है वो पूरे यूएनओ को प्रशासित करता है, चलाता है या कंट्रोल करता है। सो हेड जो होते हैं सेक्रेटरी के उन्हें हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, हिंदी में महासचिव। वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, यानी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इनका टर्म 5 साल का होता है, यानी ये 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, फिर 5 साल के बाद दूसरे का इलेक्शन होता है। बट इलेक्ट करता कौन है? तो इलेक्ट करने वाला है जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहते हैं, जो शुरू में हम लोग पढ़े। जनरल असेंबली का एक काम और क्या है? सचिवालय के हेड को यानी सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करना। बट वहां पे जो जनरल असेंबली इलेक्ट तो करती है, बट उसमें रिकमेंडेशन चलता है यूएनएससी का यानी सुरक्षा परिषद का। तो मिला जुला के इनके इलेक्शन में सुरक्षा परिषद का ही हाथ है। यानी सुरक्षा परिषद में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, इनकी मर्जी या इनके रिकमेंडेशन पे ही सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव का इलेक्शन होता है। ये था सचिवालय का हालचाल, यानी जो भी प्रशासनिक कार्य है मोटे तौर पे उसका देखरेख करना सचिवालय का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इकोसॉक के बारे में, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में आर्थिक सामाजिक परिषद कहते हैं। तो इकोसॉक का काम होता है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस यह भी है कि विभिन्न देशों के बीच कॉपरेशन हो, फ्रेंडली रिलेशंस हो, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इकोनॉमिकल एंड सोशल एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। दैट्स वाई इकोसॉक इज नेसेसरी। तो इकोसॉक का काम ही यही है कि विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। अगर कोई देश पिछड़ रहा है तो एक देश को कन्विंस करना कि आप इसका मदद करें, या ऐसा एक तरह से मेडिएटर का कार्य करना कह सकते हैं। तो इकोसॉक का काम यही, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें 54 मेंबर कंट्रीज हैं, 54 सदस्य देश हैं, जिनकी मेंबरशिप 3 साल की होती है। यानी ये जो 54 कंट्रीज है वो 3-3 साल के लिए ही मेंबर बने हैं। 3 साल के बाद इनकी सदस्यता इकोसॉक से खत्म हो जाती है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म 1 साल का होता है, यानी जो अध्यक्ष है उनका टर्म 1 साल का, जो मेंबर कंट्रीज उनका टर्म 3 साल का है। तो ये इकोसॉक है बेसिकली आर्थिक सामाजिक सहयोग के लिए इसका
इसको बनाया गया है। यूएनओ का अगला ऑर्गन है आईसीजे, जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। यूएनओ के सारे ऑर्गन्स न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है, यानी उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बस आईसीजे को छोड़कर आईसीजे का हेडक्वार्टर हेग में है, जो नीदरलैंड कंट्री में पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट। इसका मेन फंक्शन है वॉर क्राइम्स को रोकना। नाउ क्वेश्चन इज, वॉर क्राइम क्या होता है? जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, यानी जो कुछ देश जो है गैर कानूनी तरीके से विस्तारवाद की नीति को अपनाते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है चाइना का। इस तरह के कंट्रीज को के वॉर क्राइम को, यानी अगर कोई जबरदस्ती किसी देश पर अटैक कर रहा है या उसकी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय आईसीजे में उस मामले को वो देश ले जा सकता है और उसके वॉर क्राइम के तहत उस पर डिस्कशन चल सकता है। इसमें 15 जजेस होते हैं और इनका कोरम होता है 9 जजों का, यानी 9 जजों का होता है कोरम, यानी कम से कम 9 जज चाहिए। किस लिए? ताकि किसी मामले पर सुनवाई हो सके। अगर 9 जज एक साथ बेंच में उपस्थित नहीं है तो उस मामले की सुनवाई नहीं होगी। यानी 15 जजेस, कोरम कितना है? 9 जजेस का। टर्म इनका 9 साल का होता है, काफी लंबा टर्म है। यानी आईसीजे में जो जज हैं उनका टर्म क्या होगा? 9 साल का टर्म है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि अभी तक 4 ऐसे इंडियन हैं जो आईसीजे में जज के रूप में काम कर चुके हैं, जिनमें से ये दोनों नाम काफी फेमस है। पहला है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह की भंडारी की बात यह है कि ये ऐसे इकलौते जज हैं जो 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं आईसीजे के जज के तौर पे, और 2017 में इनका री इलेक्शन हुआ। ही इज द ओनली जज हु हैज बीन री इलेक्टेड। नाउ अगला नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज फेमस बिकॉज ही इज द ओनली इंडियन जो हेड ऑफ द जजेस बने, यानी इन 15 में से जो हेड होंगे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। सो दैट्स व्हाई ही इज फेमस। ये रही आईसीजे के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यूएनओ कैसे अपने कार्य को करती है तथा इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं और इसके इतिहास क्या रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।